गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 18 मई 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला तियानवेन वन, जीएसटी काउंसिल, डूम्सडे स्क्रॉलिंग, विंचकॉम मेटेरॉइड, कॉमन क्रेन, मैरोस पैंके प्रिजन और मलेर कोटला के बारे में। तियानवेन वन, यह जो तियानवेन वन यह क्या है? यह मंगल ग्रह पर भेजा गया मिशन है चाइना का। इसे लॉन्च किया गया था पिछले वर्ष जुलाई में और यह पिछले शनिवार को मंगल ग्रह पर उतर चुका है। इसके साथ लैंडर के साथ एक रोवर भी भेजा गया है, यहाँ पे उसका नाम रखा गया ज़िरोंग। इस प्रकार का मिशन यानी कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला, ध्यान सुनिएगा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला यह विश्व का तीसरा देश बन चुका है। किसके बाद? सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बाद। लेकिन आपसे पूछा जाए कि रोवर भेजने वाला विश्व का कैवा देश है चाइना, तो यह सेकंड देश है, क्योंकि नासा के ये जो अमेरिका है उसके द्वारा नासा भेजा था ना प्रिजर्वेंस, और उससे पहले क्यूरोसिटी रोवर। तो मंगल ग्रह पर यह दूसरा ऐसा देश है जिसने रोवर भेजा है, चाइना। ये जो मिशन है तियानवेन वन, यह मार्स के उत्तरी क्षेत्र में यह रिसर्च करेगा। इस उत्तरी क्षेत्र का नाम रखा गया क्या है? यूटोपिया प्लानिसिया। यह वहाँ पर लगभग 90 दिनों तक स्टडी करेगा। ये जो ज़िरोंग रोवर है वहाँ लैंडर से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बल्कि वहाँ के पहले तस्वीरों को देखेगा, वहाँ सर्वे करेगा और वहाँ के उतरने के क्षेत्र को देखेगा, और उसके बाद वह लैंडर से निकलेगा, तब जाकर यह रिसर्च का कार्य करेगा ज़िरोंग रोवर। और यह ज्वाइन कर लेगा किसके? ये जो नासा का प्रिजर्वेंस है और क्यूरियोसिटी मिशन जो भेजा गया था, इसके ग्रुप को। बात करें सबसे पहले सफलतापूर्वक लैंडिंग किसने किया था? फैक्ट है, ये नासा है, जिसने 1976 में यहाँ पर रीच किया था वाइकिंग वन रोवर के माध्यम से, और दूसरा है वाइकिंग टू इसी का है। और सबसे पहले जिसने प्रयास किया था मंगल ग्रह पर उतरने की, वह कौन है? 1971 में। कौन? सोवियत यूनियन। लेकिन उसका जो है कम्युनिकेशन उतरने के साथ ही वह खत्म हो चुका था। यानी कि सबसे सफलतापूर्वक किसने सबसे पहले उतरा? वह है नासा। लेकिन अगर सबसे पहले उतरने की बात की जाए, भले इसका कम्युनिकेशन खत्म हो चुका था, तो वह है सोवियत यूनियन, दूसरा है नासा और तीसरा है चाइना। लेकिन सफलतापूर्वक चाइना दूसरा है। अब बात हमारे इंडिया के मॉम की। मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसे इसरो के द्वारा भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को, और यह मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था 24 सितंबर 2014 को। ये देखिए, अभी ये जो है रोवर ज़िरोंग और क्यूरियोसिटी और प्रिजर्वेंस, यह मंगल ग्रह के सतह पर उतर कर रिसर्च कर रहा है। लेकिन हमने जो भेजा था इसरो ने, वो इसके कक्षा यानी कि ऑर्बिट में यह चक्कर लगा रहा है, और उसी के माध्यम से वहाँ पर रिसर्च का यह कार्य कर रहा है। यानी कि वे तस्वीरें सिर्फ भेज रहा है, लेकिन ये जो रोवर वहाँ के मिट्टी के सैंपल को भी लेकर के धरती पर यह आ सकता है। लेकिन ये जो हमारा भारत का जो मिशन है, इंडिया का मॉम मिशन, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके ऑर्बिट में घूम रहा है। ये जो 2014 में जब हमने अचीवमेंट प्राप्त की थी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम एशिया के पहले ऐसे देश थे जो कि इसके ऑर्बिट में प्रवेश किए थे, और विश्व के चौथे एजेंसी बन चुके थे। यानी कि विश्व का चौथा ऐसा देश था भारत, जो कि मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश किया था। किसके बाद? ये रूस, अमेरिका और यूरोप। यानी कि रूस के रॉसकॉस्मोस, अमेरिका का नासा और यूरोप का यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बाद भारत का जो इसरो है, ऐसा सफलतापूर्वक कदम उठाने वाला और कार्य करने वाला चौथा एजेंसी बना था। उस समय के जो इसरो के चेयरमैन थे वो कौन थे? के राधाकृष्णन। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये 2014 की तस्वीरें हैं। और ये जो हमारा इंडिया का जो मॉम मिशन भेजा गया था, यह काफ़ी कम कॉस्ट में भेजा गया था, मात्र 450 करोड़ में। आप सोच सकते हैं इतने कम कॉस्ट में भेजा गया था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इतने में नहीं बन पाते हैं, लेकिन हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की थी। बात करें मंगल ग्रह की, तो यह सूर्य की दूरी के अनुसार आप देख सकते हैं यह चौथा ग्रह है, लेकिन साइज में यह दूसरा सबसे छोटा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह मरकरी, और दूसरा है मार्स। आप यहाँ पे देखिए, एक क्षेत्र आएगा ओलंपस मॉन्स। ध्यान से देखिए इसको, इस वीडियो को। ये जो ओलंपस मॉन्स है, यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा
वोल्केनो और सबसे बड़ा पर्वत भी है। यहाँ पे तस्वीरें हम देखिए, यहाँ पे ओलंपस मॉन्स। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल के बारे में। दरअसल इसकी बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, तो चलिए जानते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसे बनाया गया 279 आर्टिकल ए, यहाँ पे 279 ए के तहत इसे बनाया गया था जीएसटी काउंसिल को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि केंद्र का वित्त मंत्री, अभी जो है निर्मला सीतारमन है इसके चेयरमैन। इसमें अन्य जो मेंबर होते हैं जैसे कि यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, इसके अलावा जो राज्यों के फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर होते हैं वो इसके क्या होते हैं? मिनिस्टर, यहाँ पर इसके मेंबर्स होते हैं। बात करें जीएसटी की तो इसे 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लाया गया था। ये जो जीएसटी काउंसिल होती है इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं ये 3/4 से लिए जाते हैं, जिसमें 1/3 जो होते हैं वो केंद्र का होता है और 2/3 जो हिस्सा होता है वोटिंग का वह राज्य को होता है। तो और इसी के तहत 3/4 के तहत कोई भी निर्णय इस काउंसिल में लिया जाता है। तो आप समझ गए जीएसटी काउंसिल के बारे में। नेक्स्ट है आपके हेल्थ के लिए डूम्सडे स्क्रॉलिंग। दरअसल आप जब भी मोबाइल उठाते होंगे, अभी फ़िलहाल जो कोविड-19 का जो चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि आपको हर जगह से खबरें क्या मिलती हैं? कोविड-19 की। यहाँ पे ऑक्सीजन कम हुई, यहाँ पे इतनी मौतें हुई, इस राज्य में इतने केस आए, इस तरह से। तो आपको ये दिमाग पे एक असर कर रहा है और बार बार आप इस न्यूज़ को कभी पढ़ रहे हैं, कभी इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसी संबंधित एक सब चर्चा में है डूम्सडे स्क्रॉलिंग, यानी कि इस प्रकार से मोबाइल को छेड़ना, इस प्रकार से बार बार स्क्रॉल करके एक ही न्यूज़ के बारे में बार बार देखना, यह क्या कह रहा है? यहाँ पे डूम्सडे स्क्रॉलिंग कहला रहा है। तो इसी संबंधित डॉक्टर के द्वारा सलाह दी गई कि जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं उसे ज़्यादा ना देखें और जो भी न्यूज़ देखें उसको पहले आप विश्वास कीजिए क्या वो सही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई सारे भ्रामक न्यूज़ आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है और कई लोग जो हैं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं एक ही न्यूज़ को बार बार देख करके। तो आप भी अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। नेक्स्ट है विंचकॉम मेट्रॉइड के बारे में। ये जो मेट्रॉइड है यहाँ पे देखिए, यह क्या होता है? यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक टुकड़े होते हैं जो कि इनका निर्माण हुआ था जब हमारा ब्रह्मांड बन रहा था, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था उसी समय। तो ये जो है मेट्रॉइड, यह दरअसल फरवरी 2021 में यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर गिरा था। आप ये देखिए, इसी को प्रदर्शनी के लिए नेक्स्ट वीक रखा गया है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में। ये जो मेट्रॉइड होते हैं, ये देखिए मेट्रॉइड जो होते हैं जब स्पेस में होते हैं उनको मेट्रॉइड कहते हैं, लेकिन ये जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से यह घर्षण कारण जलने लगता है जिसे हम मेक्ट्योर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, और यह हमारे जब धरती पर उतर जाता है यानी कि गिर जाता है तो उसे हम मेटेरॉइड कहते हैं। मेट्रॉइड, मेक्ट्योर और मेटेरॉइड का अर्थ आप समझ चुके हैं, है ना? नेक्स्ट है कॉमन क्रेन के बारे में। ये जो कॉमन क्रेन है यहाँ आयरलैंड में 300 वर्षों के बाद वहाँ पर देखा गया है। दरअसल वहाँ पर ठंड के मौसम में, विंटर के मौसम में तो इन्हें देखा जाता था, लेकिन ये ब्रीडिंग सीजन में यानी कि प्रजनन काल में इन्हें 300 वर्षों के बाद यहाँ देखा गया है। तो इस कारण से यह काफ़ी चर्चा में बन चुका है कॉमन क्रेन। इनकी जो हाइट होती है आप देख सकते हैं 4 फीट लंबी, और इनके जो पंख होते हैं वो 7 फीट फैल सकती है। ये बात करें इनके स्टेटस की तो यह लीस्ट कंसर्न में यानी कि खतरा इन पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आयरलैंड में यह एक प्रकार से विलुप्त हो चुका था, लेकिन विश्व के अन्य क्षेत्र में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है कॉमन क्रेन। नेक्स्ट है मारोस पैंकेप रीजन। आप इस पहले वीडियो को देखिएगा, ये जो मारोस पैंकेप रीजन कहाँ पे है देखिए। ये जो मारोस पैंकेप रीजन है यह इंडोनेशिया के जो सुलावेसी है द्वीप, वहाँ के दक्षिणी सुलावेसी में है, यानी कि सुलावेसी जो है वहाँ के दक्षिणी। दरअसल जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसका नाम रखा गया साइंटिफिक रिपोर्ट। किसने प्रस्तुत किया? नेचर रिसर्च। इसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो रॉक पेंटिंग है वह नष्ट हो रही है। ये जो रॉक पेंटिंग है यहाँ के गुफा में वह 45 से 20 हज़ार वर्ष पुराना है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये जो यहाँ पर सभ्यता है या फिर यहाँ पर पेंटिंग है, इसका एक प्रमाण है।
इसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के आर्कोलॉजिस्ट द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर 11 गुफाएं हैं और वहाँ पर ये जो रॉक शेल्टर है और वहाँ पे तस्वीरें हैं जो कि नष्ट हो रहा है, किसके कारण? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण। चलो इसे देखते हैं। देखिए इंडोनेशिया के पास कहाँ पे है? यह है सुलावेसी द्वीप और ये वहाँ के दक्षिणी सुलावेसी में। साउथ सुलावेसी। तो आप समझ सकते हैं ये जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है जिस कारण से जल का स्तर जो बढ़ रहा है वो काफ़ी यहाँ पर इसे नष्ट भी कर सकता है। तो आपने देखा ये कहाँ पे है? सुलावेसी यहाँ पे। आपको बताना है कालीमंटन कहाँ पे है, बतलाइए। कालीमंटन दरअसल सुलावेसी द्वीप के बगल में जो है, कौन सा? पश्चिम में, ये बोर्नियो, वहाँ पर है कालीमंटन। अब उसकी राजधानी है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मलेर कोटला के बारे में। यह काफ़ी चर्चा में है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह काफ़ी चर्चा में क्यों है? दरअसल वहाँ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा इसे 23वां डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। किसे? मलेर कोटला को। ये जो मलेर कोटला है मुस्लिम डोमिनेटेड यानी कि मुस्लिम प्रभावित ये क्षेत्र है, जिसे अब पंजाब का 23वां जिला बना दिया गया। बात करें मलेर कोटला की तो इसे बनाया गया था हैदर शेख, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में इसे बनाया था। उनका पूरा नाम आप देख सकते हैं सूफी संत शेख शरफुद्दीन सदरे जहाँ, जिन्हें हम हैदर शेख के नाम से भी जानते हैं। उस समय बहलूल लोदी के समय कई सारे अफ़गानी लोग जो आए थे उनका नाम रखा गया था मलेर। यहाँ पर मलेर क्षेत्र थे और इन्हीं के नाम पर यह मलेर क्षेत्र नाम पड़ा और ये जो प्रिंसली स्टेट भी बाद में बना। पहले बात करते हैं यह मलेर से मलेर कोटला कैसे बना। दरअसल जो मुग़ल शासक था, कौन? शाहजहाँ, इसके द्वारा इसके वंशज, किसके? हैदर शेख के वंशज वैजीद खान को कुछ गांव दिया गया और उन गांव को यह इसने मिला करके मलेर कोटला बना दिया। कोटला का अर्थ होता है क्या? फोर्ट, यानी कि एक किला। तो इन सब गाँवों को मिला करके जो मलेर पहले छोटे क्षेत्र में था अब यह मलेर कोटला बन गया। क्यों? क्योंकि मुग़ल शासक शाहजहाँ ने इसे कुछ ज़मीनें, कुछ गाँव को यहाँ पे दिया था। किसको? हैदर शेख के वंशज वैजीद खां को। ये जो वैजीद खां था यह औरंगजेब का बहुत बड़ा सपोर्टर यानी कि समर्थक था, जिस कारण से औरंगजेब का भी संरक्षण इसे मिलता रहा। और ये दारा सिकों का विरोधी था। दारा सिकों कौन है? आपको पता है ना, यह औरंगजेब का भाई था। इसके बाद ये जो हिरार्की चलती रहती है, यानी कि एक प्रकार से ये जो वंशानुगत था वह चलता रहता है। और जब मुग़ल सत्ता खत्म होती है, मुग़ल वंश, उसके बाद यह इस पर अहमद शाह अब्दाली का ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे यह कनेक्ट हो जाता है और एक प्रकार से अफ़गान का रूल भी चलने लगता है यहाँ पे। उसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह की मौत होती है तो उसके बाद कई सारे क्षेत्र को, जैसे कि पटियाला, नाभा और जींद आदि क्षेत्रों को मिला करके यह एक और बड़ा क्षेत्र बनाता है मलेरकोटला। इसमें कई सारे शामिल क्षेत्र हो जाते हैं। लेकिन 1809 में यह ब्रिटिश संरक्षण में चला जाता है और 1809 के बाद यह 1947 यानी कि जब तक हमारी आज़ादी हुई तब तक यह ब्रिटिश संरक्षण में जाता है। और वर्ष 1954 में यह भारत का अंग बनता है, क्योंकि पंजाब का एक टाउन बना दिया जाता है। पहले देखिए यहाँ पर यह 1809 से 1947 तक किसका? ब्रिटिश का भाग रहा, क्योंकि पंजाब को जीत लिया जाता है ना। और बात करें इसके तो यह 1948 में यह पेप्सू दरअसल जब 1947 में आज़ादी हुई थी तो हमारा देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। तो ये टुकड़ों में बटा हुआ था, जिस कारण से एक क्षेत्र था पेप्सू, जिसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ आदि क्षेत्र इसमें शामिल थे। तो इसी में एक और शामिल हुआ था, कौन? ये मलेर कोटला। लेकिन ये जो पेप्सू है इसे 1954 में नष्ट कर दिया, भंग कर दिया गया और पंजाब को एक नया राज्य बना दिया गया। और इसी का एक शहर था, अब कौन? ये मलेर कोटला। और इसी मलेर कोटला को अब बना दिया है क्या? ये पंजाब का 23वां जिला। ये जो मलेर कोटला, इससे संबंधित कई सारे विवादित पक्ष भी हैं, इससे संबंधित कई सारे दंगे भी हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारे सिख गुरु हैं उनके और मुस्लिमों के बीच यहाँ पर वर्षों तक
युद्ध चला था, जिस कारण से यह काफ़ी विवादित क्षेत्र भी है मलेरकोटला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो MCQ सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।